अच्छा अच्छा इसमें तो हम लोग स्टार्ट तुम लोग वो सब लोग स्टार्ट कर दिए थे ना वेब ड्राइवर। एटलीस्ट सबने स्टार्ट किया ना वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर में क्या देखा? वेब ड्राइवर में सबने ये देखा कि तुमको क्रोम ड्राइवर की एक क्या चाहिए थी, EXE चाहिए थी, और दूसरी एक जार फाइल चाहिए थी। और जार फाइल कुछ नहीं होती, जार फाइल का मतलब है एक तरह से कह सकते हो कलेक्शन ऑफ जावा क्लासेस। भाई उसके अंदर एक जार के अंदर क्या होती है, ढेर सारी मल्टीपल क्या होती हैं, जावा की क्लासेस होती हैं। कंपाइल करके जिप करके जार बना के दे दी जाती हैं। अब जिसको यूज करना है, अब उस कोड की रिक्वायरमेंट है तो उसे वो कोड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जार में लिखा आया है, बस उसे क्या करना है, कॉल करना। लेकिन उसके पहले शर्त यह है कि वो जो जार जो भी आप यूज करते हो, सबसे पहले आपको उसे अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी होती है या अटैच करनी होती है, जो भी कहो। इसके बाद ही आप जार के क्लासेस और मेथड्स को यूज कर सकते हो। और जार कोई भी, दुनिया में लाखों तरह की अलग अलग जार्स हैं जावा में लिखी गई। जार्स क्या है, उनको बोलते हैं, एक तरह से एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं क्या, हाँ, कोड लाइब्रेरी। तो जार को एक तरह से क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी बोलते हैं। और दुनिया में ऐसी लाखों लाइब्रेरीज हैं। जार को अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि जावा की लाइब्रेरी। जावा की लाइब्रेरी कोई बोले तो समझ जाना बात किसी कर रहा है, जार। ठीक है, जैसे जावा में बनती है ना जार, हर लैंग्वेज में जार नहीं बनती। दुनिया में एक ही लैंग्वेज थोड़ी ना है, जावा है ना एक लोग जो लोग .NET प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, वो लोग लैंग्वेज यूज करते हैं C#। उनकी लैंग्वेज क्या है, C#। ये लैंग्वेज है उनकी। या उसका फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है मालूम है? जैसे इसमें .java होता है ना, वो या .class होता है, वहां होती है .cs। वो ये लोग ये एक्सटेंशन है। ये लोग भी अपना जो कोड लिखते हैं कंपाइल करके क्या करते हैं, जिप करते हैं, तो जार नहीं बनाते। ये लोग जार नहीं बोलते C# वाले, ये लोग बोलते हैं वर्ड DLL। हम लोग जार बोल रहे हैं, ये लोग क्या बोलते हैं, DLL। हमारे यहाँ .jar एक्सटेंशन चलता है, उनके यहाँ .dll एक्सटेंशन चलता है। C# वालों के यहाँ वो लोग भी यूज करते हैं दुनिया भर की लाइब्रेरीज। जब भी कुछ कोड करना होगा तुम्हें, तो बहुत सा ऑलरेडी लिखा हुआ कोड नेट पे पड़ा होगा, लोगों ने लिखने के बाद नेट पे डाल दिया होगा। अगर तुम्हें वो तुम्हारे काम का लगता है तो तुम उसको यूज कर सकते हो। तो जो यूज करोगे उसे क्या बोलेंगे, लाइब्रेरी। जावा में लाइब्रेरी बनती है तो जार एक्सटेंशन होता है। C# में लाइब्रेरी बनती है, .NET वाली लाइब्रेरी बनाते हैं तो वो लोग .dll बोलते हैं। एक लैंग्वेज पाइथन है, हाँ, पाइथन वाले वो बोलते हैं .py बोलते हैं। ऐसे रूबी है, रूबी लैंग्वेज में वो लोग भी जिप करके कोड को जब एक फाइल में एक उसमें कर देते हैं तो उसको वो लोग जेम्स बोलते हैं। तो हर लैंग्वेज है, लेकिन कंसेप्ट एक ही है कि ये सब क्या है, कोड लाइब्रेरीज है। हेलो, अच्छा अभी तो हम क्लास में कहीं थोड़ा सा वेट करें। हाँ, वहीं रहने दीजिए, हम आ रहे हैं अभी आधे पौने घंटे। हाँ, तो यहाँ जैसे तो ये है, इसे क्या बोलते हैं, कोड लाइब्रेरी। तो सेलेनियम भी क्या है, एक कोड लाइब्रेरी है जो किस लिए बनाई गई है, ब्राउजर को कैसे ऑटोमेटिकली हैंडल किया जाए, कैसे ब्राउजर को लॉन्च किया जाए, कैसे उसमें टाइप किया जाए, कहीं कैसे उसके अंदर कहीं क्लिक किया जाए। जो दुनिया भर के काम तुम हाथ से करते हो, एक आदमी करता है, मैनुअल टेस्टर करता है, वो सारे काम कैसे ऑटोमेटिकली हों। तो इसके लिए इन लोगों ने क्लासेस और मेथड सब बना के रखे हुए उन जार्स के अंदर हैं। अब हमें उन्हें क्या करना है, यूज करना है। आज से सेलेनियम के बारे में और बात जानो। सेलेनियम, जिन लोगों ने सेलेनियम बनाया है, इसको एक लैंग्वेज में नहीं बनाया है, सेलेनियम को 6 लैंग्वेजेस में बनाया गया है। सिर्फ जावा में बनाया नहीं गया है, जावा में भी बनाया गया है। इसके बाद 5 लैंग्वेज और है, और वो लैंग्वेज कौन सी है, जावा, C#, पर्ल, पाइथन, PHP, रूबी। अगर इन 6 में से किसी भी लैंग्वेज की तुम्हें नॉलेज है तो तुम ऑटोमेशन कर सकते हो। जैसे मान लो तुम्हें जावा नहीं आती, तुमको पाइथन आती है, तो तुम क्या करोगे,
तब तुमको ये सेलेनियम का ऑटोमेशन किसमें करना है? पाइथन में। सेलेनियम की लाइब्रेरी पाइथन में भी लिखी गई है। उन लोगों को मेहनत डबल लगी, डबल तो 6 गुना लगी। वो लोग एक लैंग्वेज में नहीं बनाए जब सेलेनियम बना रहे थे। वो लोग कितने लोग बैठाए? लोग 6 लोगों को, 6 टीमें बैठी। एक टीम ने सेम वही चीज जावा में वही लाइब्रेरी लिखी। एक जिन्होंने जावा में लिखी उनकी लाइब्रेरी हो गई जार। कुछ लोगों ने सी शार्प में लिखी, उन्होंने जो लाइब्रेरी बनाई वो किस फॉर्मेट में है? DLL। नेट से जाओ, डाउनलोड करो, सर्च मारो कि आपको सेलेनियम यूज करनी है क्या, जो वो उसके साथ सी शार्प के साथ। हाँ, तो देखो जो इस पे लेके जाएगा तुमसे जार नहीं डाउनलोड करवाएगा, तब DLL डाउनलोड करवाएगा। ठीक है, कहोगे कि हमें पाइथन में करनी है तो .py करवाएगा, रूबी में करवाओगे तो .gems करवाएगा, इस तरह से करवाएगा। ठीक है, तो जो सेलेनियम है ये 6 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इस टूल के इतने आगे बढ़ने का एक रीजन ये भी रहा। इसके पहले ये जो टूल आपका सेलेनियम है, सेलेनियम के पहले एक टूल मार्केट में था जो सबसे ज्यादा था, वो था QTP भी अब भी चलता है, लेकिन अब इसका नाम हो गया है UFT। अब इन लोगों ने क्या कर दिया है, इसका नाम रख दिया है UFT। HP वालों का है, जिस HP का तुम लोग लैपटॉप यूज करते हो उन्हीं के पास है इसकी ओनरशिप। लेकिन ये जो टूल है ये भी ऑटोमेशन करता है, लेकिन ये फ्री नहीं है। ये फ्री नहीं है। इसकी कास्ट अब भी मेरे ख्याल से कम 10 लाख तो होगी। हाँ, 10 लाख तो होगी मिनिमम मेरे ख्याल से। अभी इस टाइम भी इसकी जो कास्ट होगी वो 8-10 लाख रुपए तो हम ही लोग के टाइम पे थी। आज भी 10-12 लाख 14 लाख तो होगी। अब ये सोचो, ये जो टूल है ये एक सिस्टम पे यूज करने के लिए 12 लाख रुपए चार्ज करता है। अगर तुम्हें QTP एक कंपनी है, जैसे मान लो मेरी कंपनी है, मेरा एक प्रोजेक्ट है, मेरी कंपनी में 5 टेस्टर ऑटोमेशन के लगने वाले हैं और डिसाइड किया गया है कि टूल क्या कौन सा यूज होगा, QTP। तो 5 बंदे यूज करने वाले हैं ना 5 सिस्टम पे, तब QTP वालों से बात किया जाएगा, HP वालों से, और HP इसके लिए 50 लाख रुपया चार्ज करेगा। तब मेरे सिस्टम पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा और तब हम उस पर ऑटोमेशन करेंगे। लेकिन जो सेलेनियम जब आया वो इस कंसेप्ट के साथ आया। सेलेनियम क्या कैसा टूल है? ओपन सोर्स, मतलब फ्री ऑफ कास्ट। वो उसने क्या कर रखा है, बना के नेट पे डाल रखा है, जिसको यूज करना है यूज करे, कोई लाइसेंस की फीस नहीं। और QTP चार्ज करता है। ठीक है, तो ये जो है 6 लैंग्वेजेस का सपोर्ट है सेलेनियम को। तो जिस लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में कर सकते हो। ओपन सोर्स है तो मतलब फ्री है, इसके कोई चार्ज भी नहीं देने हैं। इसी वजह से धीरे धीरे करके ये टूल मार्केट में चल गया। ठीक है, और जो QTP है वो एक ही लैंग्वेज उस पर चलती थी उस समय, कौन सी? VB स्क्रिप्ट। एक लैंग्वेज है VB स्क्रिप्ट, ये चला करती थी। और सेलेनियम जब आया तो 6 लैंग्वेजेस के सपोर्ट के साथ आया। और एक चीज जानते हो, अभी क्रोम ऑटोमेट कर रहे हो ना, इसीलिए तो भाई देखो जार तो तुम्हें पहले ये देखो, तुम पहले सेलेक्ट करते हो लैंग्वेज कौन सी। तो लैंग्वेज तुमने कौन सी सेलेक्ट की? जावा। तो तुम्हें डाउनलोड करना पड़ा क्या? जार। ब्राउजर तुमने डिसाइड किया क्रोम, तो तुम्हें डाउनलोड करना पड़ा क्या? क्रोम ड्राइवर, है ना, क्रोम ड्राइवर की exe। अब अगर मान लो तुम डिसाइड करते कि तुम ऑटोमेशन जो है क्रोम पे नहीं, क्रोम पे फायरफॉक्स पे करो, या क्रोम और फायरफॉक्स दोनों पे करो, तब तुमको जरूर अब क्रोम ड्राइवर काम नहीं आएगा। जार तो वही चाहिए, जार तुम्हें अलग से नहीं चाहिए, लेकिन अब तुम्हें exe फाइल फायरफॉक्स वाली चाहिए। और उसका नाम क्या है जानते हो? बिल्कुल, गेको ड्राइवर .exe। गेको ड्राइवर या गेको ड्राइवर जो पढ़ो, हाँ, .exe। ऐसे ही अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे करनी है, आई ड्राइवर सर्वर चाहिए, आई ड्राइवर सर्वर .exe। ठीक है, लेकिन जार फाइल में जावा में कर रहे हो ना, तो तुम्हें चाहिए क्या? जार फाइल। जार फाइल चेंज करने की जरूरत नहीं। क्लियर है ये? तो इस सिस्टम पे है नहीं क्या? अच्छा, ये ऊपर वाला है।
चलो देखो यहाँ पे इन्होंने ड्राइवर फोल्डर के अंदर क्रोम ड्राइवर डॉट exe रखा हुआ है और जार के अंदर ये सेलेनियम सर्वर स्टैंडअलोन भी रखा हुआ है, लेकिन इन्होंने वर्जन कौन सा यूज किया है? 3.5.3। तो ये भी जान लो भाई, सेलेनियम में समय के साथ चेंजेस आए हैं। सबसे पहले जब था सेलेनियम जावा आया था तो एक सेलेनियम का वर्जन था क्या? सेलेनियम आईडी। ये कब आया था? ये बहुत पहले आया था, ये 2004 वार के आसपास आया था। मान के चलो तो आज 18-19 साल पहले सेलेनियम आईडी ही आया था। बाद में उसके 1 साल बाद ही दूसरा आया है, वो रहा, उसका नाम रखा गया क्या? सेलेनियम आरसी। या इसी को बोलते हैं सेलेनियम आरसी भी बोलते हैं, और या इसी को बोलते हैं, आरसी का मतलब है रिमोट कंट्रोल। ठीक है, सेलेनियम आरसी करके आया था, ये भी आया था 2005-06। इसके बाद, इसके आने के बाद तब इसको कहा गया ये सेलेनियम का पहला वर्जन है, इसका नाम बस सेलेनियम आरसी था, सेलेनियम 1 माना गया इसे। बाद में 2009 के आसपास आया कौन सा? सेलेनियम वेब ड्राइवर, जो आज इस्तेमाल कर रहे हो। ये कब आया था? 2009-10 में आया था। ठीक है, जब 2009-10 में सेलेनियम वेब ड्राइवर आया है, तब इसके बाद इसको बोला गया सेलेनियम, इसको बोला गया सेलेनियम, इसी को बोला गया क्या? 2। तो सेलेनियम के जो वर्जन आए वो ऐसे आए, 2.0, 2.01, 02, 03 कर करके इस तरह से कहाँ तक चला? ये आई थिंक 2.53.2 तक चला। ठीक है, इसके बाद सेलेनियम में कुछ और चेंजेस किए और इसका नाम फिर निकाला वर्जन कौन सा? सेलेनियम 3, जिसमें 2 के मुकाबले कुछ ज़्यादा चेंजेस थे। ठीक है, फिर वर्जन रहा सेलेनियम 3। अब ये देखो 3 पॉइंट कौन सा यूज़ किए हो? 3.5.3। अब ये यूज़ कर रहे हैं 4, सेलेनियम 4। इसमें पहले से कुछ ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अब जनरली तुमको महसूस नहीं होगा, लेकिन हाँ जब बताए जाएंगे तो कुछ उसमें 7-8 चेंजेस पहले के कंपैरिजन में हैं। कुछ नई चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें ऐड हुई हैं जो पहले नहीं थी। ठीक है, तो चलो ये हो गया तुम्हारा चलो इन्होंने यहाँ पे देखो तो एक तरह से 3 लाइन का क्या लिख रखा है? कोड लिख रखा है। और तुम्हें यहाँ पता है ये लाइन सब जानते हो ना इतना, कि स्टार्टिंग में इतना करना है कि सबसे पहले क्या करना है? सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी करना है और इसके बाद न्यू क्रोम ड्राइवर। अच्छा, कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया था हमने। हाँ, तो हमने ये भी बताया था तुमको कि जब न्यू क्रोम ड्राइवर करोगे तो क्रोम ड्राइवर क्लास में क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। और याद रख लो ये बात, किसी भी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसका कंस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है, तो क्रोम ड्राइवर। अच्छा, लेकिन अगर उसमें देखो ध्यान देना, 2 बात है। एक बार एक ऐसी, जैसे एक क्लास है, क्लास का नाम क्या है? लॉन्च ब्राउज़र। इस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है ना? अगर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं भी है तब भी याद रखना है इसको। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा ये जो प्रोग्राम है चलाता कौन है? जावा भाई। अच्छा, जैसे ये प्रोग्राम हम यहाँ कोड लिखे हो, इसको चलाओगे तो चलाएगा कौन? जावा। या एक वर्ड है इसमें बिल्कुल, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। वही जो है तुम्हारे इस प्रोग्राम को चलाता है। जो तुम यहाँ रन बटन पे क्लिक करते हो तो कौन इसकी जिम्मेदारी ले रहा है चलाने की? यही जेवीएम। तो जिस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाएगा, अगर उसके अंदर कंस्ट्रक्टर है, बना हुआ है, तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ है तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद बनाएगा। अब ऐसा नहीं, पहले चलते समय ही, और उसको रन करेगा, उसको चलाएगा। लेकिन उसके अंदर भाई जो बनाएगा एक कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर कुछ होगा नहीं, तो इसलिए उससे कोई कुछ तुम्हें होता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर कभी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और कुछ हो, तो इसका मतलब है तुम जान जाओगे कि आप क्लास के अंदर क्या है? कंस्ट्रक्टर है। क्योंकि कंस्ट्रक्टर ही एक ऐसी चीज़ है जो ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे चलती है। ठीक है, और यहाँ इन लोगों ने भी किया। इनको क्या चाहिए था? ब्राउजर लॉन्च करना था। चाहते थे लॉन्च करके अलग से मेथड देते, लेकिन इन लोगों ने ये बेवकूफ़ी नहीं की। इनको पता था कि यार हर आदमी को ब्राउजर लॉन्च कर, टेस्टिंग करने से पहले, ऑटोमेशन से पहले सबसे पहला काम क्या करना है? ब्राउजर लॉन्च करना। जब ये करना ही करना है तो अलग से मेथड भी क्यों करवाओ? उसको डाल दो कहाँ? कंस्ट्रक्टर में। जब ऑब्जेक्ट बनेगा अपने आप वो काम हो जाए, है ना? और फिर एक तीसरी लाइन यहाँ दिख रही थी, ड्राइवर डॉट गेट। इस लाइन का काम क्या है? ब्राउजर में यूआरएल को हिट कर।
लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज देखना, जैसे ड्राइवर डॉट गेट तो तुमने कर दिया। अब देखो ड्राइवर क्या है, ड्राइवर है ऑब्जेक्ट किसका, क्रोम ड्राइवर। अब ड्राइवर डॉट मेथड है गेट। तो हर मेथड में देखो ध्यान से मेथड पढ़ना सबको बताया गया है। मेथड का नाम होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है किसकी, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट या पैरामीटर, देखो साफ साफ बता रहा है कि गेट मेथड का नाम है, पैरामीटर या उसमें आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग मांग रहा है, और उसका वो देखो तुमको इशारा करने के लिए बता भी रहा है क्या, यूआरएल। अगर इसका नाम जिस डेवलपर ने ये गेट मेथड, तुमने तो नहीं बनाया, गेट मेथड जिसने बनाया है, अगर वो आर्गुमेंट में वहां भाई मेथड में आर्गुमेंट बनाया होगा तभी तो यहाँ दिखा रहा है। देखो साफ साफ बता भी रहा है गेट मेथड है और स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट भेजना है, और वो भी क्या, यूआरएल। और यहाँ कोलन देखो, इसे बोलते हैं कोलन, जो दो बिंदी, याद रखो। कोलन के जस्ट बाद ये होता है कि उसका रिटर्न टाइप क्या है। यहाँ क्या लिखा है, वॉइड, इसका मेथड, इसका मतलब है ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता। क्लियर है ये ना। तो हर मेथड तुम्हें अब इतना अगर चला दोगे, अच्छा वी टाइगर इंस्टॉल है ना, बेवजह क्यों नेट, देखो ये चल गया। चलो हम इसको बंद करते हैं। ठीक है, इसने इतना काम कर दिया। ठीक है, अच्छा अब तुम लोग को बताओ, टेस्ट केस बताए गए ना, तुम लोग को टेस्ट केस बताए गए ना लिखना। और टेस्ट केस से तुम ये समझे हो सिंपली कि किसी भी फंक्शनैलिटी या किसी काम को टेस्ट करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है वही क्या होता है, टेस्ट केस। कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है और क्या होना चाहिए। ठीक है, यही क्या होता है, टेस्ट केस। अब जैसे मान लो टेस्ट केस में लिखा हुआ है मेरे कि सबसे पहले ब्राउजर लॉन्च करो, लॉन्च द ब्राउजर, फिर लिखा हुआ है ओपन दी यूआरएल। ठीक है, तो वो दो चीज हमने ऑटोमेट कर दी कि नहीं कर दी, ब्राउजर लॉन्च कर दिया, यूआरएल ओपन कर दिया। अब इसके बाद टेस्ट केस में तीसरी लिखी हुई लाइन, इंटर यूजर नेम। यहाँ यूजर नेम है ना, इंटर भाई लॉगिन करने की बात कर रहा है। टेस्ट केस में कह रहा है कि इंटर यूजर नेम, इंटर पासवर्ड एंड क्लिक ऑन साइन इन या लॉगिन बटन। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। यही चीज टेस्ट केस में लिखी है, तो यही हमें क्या करना है, ऑटोमेट करना है। अब अच्छा मान लो यही टेस्ट केस है, सिस्टम पे है कहीं टेस्ट केस, मान लो कि एक्सेल है उसमें यही 3 स्टेप लिखे हुए हैं मान लो। अच्छा मैनुअली कैसे करोगे, अब हम तुमसे कहें कि लॉगिन का टेस्ट केस है, इसको पढ़ के करो, और उसमें लिखा हुआ है, पहली लाइन क्या लिखी हुई है, ब्राउजर लॉन्च करो, दूसरी लाइन लिखी है यूआरएल ओपन करो वी टाइगर का, तीसरी लाइन लिखी हुई है कि यूजर नेम इंटर करो। तो क्या पढ़ोगे जब टेस्ट केस में, तो क्या करोगे, यहाँ पे यूजर नेम इंटर करोगे। कैसे करोगे, हाथ से करोगे, चलो हाथ से, मैनुअली करोगे, हाथ से करोगे बिल्कुल। तो कहाँ हो रहा है, या एक तरह से ये ध्यान दो, अगर हमसे कोई कहेगा यूजर नेम डालो, तो पहले हम यूजर नेम को पेज पे ढूंढेंगे, ऐसे थोड़ी ना कहीं भी टाइप कर देंगे। पहले हम पेज पे ढूंढेंगे यूजर नेम कहाँ है, ढूंढने के बाद वहां पहुंचेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अब लिखेंगे क्या, जो यूजर नेम है। ऐसे करेंगे ना। हमसे कोई कहेगा पासवर्ड डालो, टेस्ट केस में लिखा है पासवर्ड डालो, तो उसके लिए पहला काम क्या करेंगे, हम ऐसे नहीं पासवर्ड डालने लगेंगे, पहले पासवर्ड फील्ड को ढूंढेंगे, इसके बाद हम उसे क्या करेंगे, उसमें पासवर्ड डालेंगे, है ना। तो ये देखो, ये ड्राइवर बताओ, अच्छा ये ड्राइवर जो है किसका ऑब्जेक्ट, क्रोम ड्राइवर का। अगर डॉट लगाओगे तो क्रोम ड्राइवर के मेथड आएंगे, आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम्हारे पास, सारी लिस्ट है। अब इसी में एक मेथड था जो तुमने कॉल किया था इसके पहले, जिसका नाम क्या था, गेट। जो गेट मेथड है किसका है, क्रोम ड्राइवर क्लास का। ठीक, तो ये तुम कर चुके हैं, यूआरएल ओपन हो चुका है। अब अगला काम मैनुअल क्या था तुम्हारा, पहले ढूंढते हो फिर टाइप करते हो। तो अगर कोड भी चलेगा तो इसको भी भाई आखिर क्या ऑटोमेशन क्या करता है, मशीन क्या करती है, मशीन आदमी जो कर रहा होता है उसकी नकल करती है।
जितने अच्छे से नकल कर ले उतनी अच्छी मशीन है ना। अगर तुम सेलेनियम से कहोगे कि तुम्हें भी क्या करना है, यूजर नेम में वैल्यू डालनी है, तो पहला काम इसे क्या करना है, ये भी कहीं नहीं डाल देगा, पहले यूजर नेम को पेज पे ढूंढेगा। इसीलिए ध्यान से देखो, ड्राइवर लिखा ना, डॉट लगाया। वैसे मेथड की लिस्ट में यहां देखो एक मेथड है, क्या नाम है इसका, फाइंड एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, याद रखना आज से, पेज पे जो कुछ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक कॉमन वर्ड देते हैं, क्या, एलिमेंट। जैसे यूजर नेम एक एलिमेंट है, पासवर्ड एलिमेंट है, ये कलर एलिमेंट है, ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने वाला एलिमेंट है, ये साइन इन एलिमेंट है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है एलिमेंट है, ये जो भी टाइगर CRM 5 लिखा है ये भी क्या है, एलिमेंट है, ये जो दी ऑनेस्ट ओपन CRM लिखा है ये भी क्या है, एलिमेंट है। पेज पे जो जो कुछ होता है उसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट। भाई अच्छा, कोई भी एप्लीकेशन हो इन्हीं एलिमेंट से तो मिलके बना होता है। अरे यार, चाहे फेसबुक हो, चाहे जीमेल हो, चाहे जो होता क्या है, सब पे बटन, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन, यही सब चीजें तो होती हैं कि कुछ अलग होता है। जैसे दुनिया में कोई भी चीज बन जाए तो बना होगा किसी ने एलिमेंट से ना। कितने 100-150 है ना, हम लोग के पास पीरियोडिक टेबल नहीं थी 10th क्लास में, तो उसमें क्या बोले जाते थे उनको, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जितने थे एलिमेंट। दुनिया में जो कुछ बना है उन्हीं एलिमेंट से मिलके बना है ना। वैसे यहाँ भी है, इनको ये भी क्या है, एलिमेंट है। और इन्हीं, कोई भी एप्लीकेशन बना है, कोई भी पेज बना है, कुछ बना है, इन्हीं से मिलके बना है। अरे बटन होगा, टेक्स्ट बॉक्स होगा, ड्रॉप डाउन होगी, फोटो होगी, लिंक होगा, यही सब तो होगा, और क्या होगा, एप्लीकेशन कोई भी हो। तो इनको, इसीलिए इन लोगों ने देखो सबसे पहले एक मेथड बनाया। ये कहाँ मेथड है, हम नहीं बना रहे हैं, क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर इन लोगों ने पहले से बना के रखा है, और उसका नाम है क्या, फाइंड एलिमेंट। देखा ना, फाइंड एलिमेंट। हाँ हाँ सर, जो आप जहाँ पर URL को लिखकर आए हैं, वहाँ पर सर आप जो फॉरवर्ड स्लैश दिए हैं, वहाँ पर हम लोग .com लिखते हैं, वो स्लैश, सिंगल स्लैश और डबल स्लैश, इसका क्या मतलब होता है? कौन सा, ये यहाँ, ये तो ये है कि जब तुम्हारा URL शुरू होता है, जब भी एक HTTP URL शुरू होता है तो वहाँ पे हमेशा क्या देते हो, डबल स्लैश देते हो। और इसके बाद कहीं भी डबल स्लैश नहीं मिलेगा, इसके बाद जितने मिलेंगे वो क्या होंगे, सिंगल मिलेंगे। सर हम लोग इसे .com नहीं लिखोगे .com, जब चीज वो .com पे रहेगी तब तो। ये तो लोकल होस्ट है ना, यहाँ तो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे सिस्टम पे सर्वर इसी पे डाल दिया गया है। और जिसका जैसे मान लो जीमेल है, gmail.com है इसलिए यूज कर पाते हो, gmail.in है इसलिए यूज कर पाते हो। मान लो तुम्हारा एक कोई प्रोडक्ट है, तुमने अपनी एक वेबसाइट बनवाई, अपने नाम पे बनवाई, मान लो rahul.com जैसे हमने बनवा ली। अब हमने rahul.com हमने जो बनवाया उसके साइट, उसको rahul.com पे क्या किया, उस सर्वर पे उसे अपलोड करवाया, तो दुनिया rahul.com डालेगी तो खुलेगा, rahul.in डालेगी तो नहीं खुलेगा। भाई जो रहेगा तब उसी पे होगा ना। अब ये है ही नहीं, .com हर जगह थोड़ी लगाओगे। अगर वो चीज़ कोई ऐसी, बहुत सी ऐसी साइटें मिलेंगी जिन्होंने .com नहीं लिया है, सिर्फ .in बनवाया है, तो उनके लिए उनके नाम के आगे .com लगाओगे तो नहीं खुलेगा। चलो उसके बारे में बताएंगे, ये पहले समझो। एक मेथड जिसका नाम क्या है, फाइंड एलिमेंट, ये याद रख लो सब लोग। मेथड का देखो, ये यही जैसे हम लोग ढूंढते हैं, उसी वही ढूंढने का काम कौन करता है, ये मेथड क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर है। नाम क्या है, फाइंड एलिमेंट। कितना अच्छा नाम रखा गया है, फाइंड मतलब ढूंढना, एलिमेंट मतलब भाई सही बात है, जिस पे काम करना पहले उसे ढूंढोगे ना, इसीलिए नाम क्या रखा, फाइंड एलिमेंट। हर मेथड के बारे में देखो, फिर दिखता है मेथड है, मेथड के आगे क्या मांगता है, आर्गुमेंट। ब्रैकेट मांग रहा है ना, क्या मांग रहा है बताओ, सही बोलोगे तो ये देखो, ये बाई मत पढ़ो, ये बाई पढ़ो। बाई क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बताया है हमेशा ना, कि एक मेथड कॉल करोगे तो आर्गुमेंट में क्या भेज सकते हो, ऑब्जेक्ट। रिटर्न क्या ले सकते हो, ऑब्जेक्ट। ये क्या मांग रहा है फाइंड एलिमेंट मेथड, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा ये भी एक मेथड है फाइंड एलिमेंट। वैसे और भी मेथड्स हैं, फाइंड एलिमेंट बाई क्लास में, बाई CSS सेलेक्टर, बाई ID, बाई, ये सब जितने मिल रहे हैं ये सेलेनियम 3 में है। सेलेनियम 4 में जाओगे ना तो ये नीचे वाले मेथड दिखाई नहीं देंगे, एक ही मेथड दिखाई देगा जिसका नाम क्या है, फाइंड एलिमेंट। ये मेथड का नाम है, ये कॉल करो। लेकिन देखो
अब आर्गुमेंट में ये मांग रहा है, हमने क्या भेजा, नल तो भाई ये मांग क्या रहा है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। अब हमें बाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखो जरा भाई फिर से देख लो, मेथड का नाम क्या है, फाइंड एलिमेंट, भेजना क्या है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। भाई बाई तुमने यहाँ ये वाला बाई पढ़ा ना, जहाँ कर्सर है, ये वाला बाई तो बस एक नाम है, एक्स भी रखते इसका नाम वो लोग तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेन है क्या, अब यहां से तुम समझ रहे हो कि इस मेथड को कॉल करना है तो बाई क्लास का ऑब्जेक्ट भेजना है। बाई क्लास का ऑब्जेक्ट भेजना है तो चलो बना लें। वैसे तुम जानते हो ना ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, जानते हो सब लोग ना, क्या, न्यू और क्लास का नाम। और सही बात है ऐसे ऑब्जेक्ट बनते हैं, लेकिन ये न्यू बाई लिखा भाई किसी बात कर रहा है, इंपोर्ट करने की, इंपोर्ट कर दिया, अब हो गया ना इंपोर्ट, अब तो एरर चली जानी चाहिए, लेकिन अब भी एरर आ रही है। तो याद रख लो आप क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, बाई करके, न्यू करके ना, न्यू करके और क्लास का नाम लिख के। तो याद रख लो। चलो अब आगे बताया जाएगा कि दुनिया में हर चीज़ सिर्फ क्लास ही नहीं है, जावा में हर चीज़ सिर्फ क्लास ही नहीं है। तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट तुम न्यू करके बना नहीं सकते। क्लास है लेकिन थोड़ी अलग टाइप की क्लास है। अभी तो तुमको सब बताया गया है क्या कि क्लास होती है, यही बताया गया ना जावा में क्या होती है, क्लास होती है। लेकिन क्लास के भी कुछ टाइप्स हैं। ये वो टाइप है जिसका ऑब्जेक्ट न्यू करके आप बना नहीं सकते। देखो एरर दे रहा है ना, और इसे पता कैसे चलेगा, कर्सर ले जाओ, देखो क्या लिखा रहेगा, कैन नॉट, एक वर्ड लिखा है इंस्टेंशिएट द टाइप बाई। इंस्टेंशिएट किसे कहते हैं, जैसे इंस्टेंस वेरिएबल सुना है ना, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल ना। जब तुम ये वर्ड तुम्हारे रिंकू सर ने लिखवाया होगा तुम लोग को, इंस्टेंस, कि क्लास के इंस्टेंस को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंशिएट करने का मतलब होता है ऑब्जेक्ट बनाना। वही देखो कह रहा है, कैन नॉट मतलब नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, इंस्टेंशिएट मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट इस बार द टाइप बाई, जो बाई क्लास है इसका ऑब्जेक्ट हम बना नहीं सकते। इसलिए तुमने जबरदस्ती बनाया है, इसीलिए जावा का जो कंपाइलर है वो कंपाइल नहीं करता। वैसे एक पहचान बता दे किसका बना पाओगे किसका नहीं। देखो किसी भी क्लास, एक क्लास है ना, अब देखो इक्लिप्स की हेल्प लो, इसके ऊपर कर्सर ले जाओ, ले गए, अभी तो एरर दे रहा है, कहाँ, एक मिनट, यहां ले जाओ, ये ऐसे दिखता है ना, जैसे मान लो क्रोम ड्राइवर पे ले जाए तब दिखता है ना कुछ यहाँ पे हरे रंग से, देखो सब लोग देखो ध्यान से, यहाँ दिखता है ना, यह सिस्टम पे ले गए तो दिखता है ना। तो आज से याद रख लेना, जिस भी किसी क्लास के ऊपर कर्सर ले जाए और लिखा हो सी, तो याद रखना उसी का ऑब्जेक्ट बनेगा, बाकी किसी का नहीं बनेगा। आखिर बाई का नहीं बन रहा है ना, बाई के ऊपर कर्सर ले जाओ, देखो बता रहा है बाई क्या है, बाई में भी सी लिखा है, लेकिन सी के साथ साथ क्या लिखा है, ए भी लिखा है। यहां देखो छोटा सा ए नहीं लिखा है, सी और ए। जब कोई ऐसा दिख जाए, क्या लिखा हुआ हो, सिर्फ आई, सिर्फ क्या लिखा हो, आई, नीले रंग से दिखाई दे और क्या दिखाई दे, आई लिखा हुआ, तो समझ जाना उसका भी न्यू करके ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। न्यू करके सिर्फ उसी का ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके आगे क्या लिखा होगा, सी। जैसे क्रोम ड्राइवर का बन रहा है ना, बना रहे हो ना, कर्सर ले जाओ, या देखो यहाँ ये सी है सिर्फ लिखा हुआ ना, प्योर, कोई ए कुछ बी सी डी कुछ नहीं लिखा है ना, तो जान जाना इसका ही ऑब्जेक्ट सिर्फ बनेगा। तो बाई का ऑब्जेक्ट बनता ना। लेकिन यार ये बताओ, ये मेथड तो मांग रहा है ना फाइंड एलिमेंट, भाई ये तो नियम जानते हो सब लोग ना, कि एक मेथड में एज ए आर्गुमेंट सिर्फ क्या भेज सकते हो, ऑब्जेक्ट, लेकिन तुम यहाँ न्यू करके बना नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, देखो बाई क्या है, क्लास है, ए लिखा हुआ है मतलब कुछ अलग टाइप की क्लास है, लेकिन है तो क्या है, क्लास ही, तो बाई लिख दिया। अगर क्लास का नाम लिखें और डॉट लगाएं तो क्या होता है, उसके स्टैटिक मेथड्स आते हैं ना। एक क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ, तो स्टैटिक मेथड्स आ गए ना मेथड्स। अब यहाँ कई मेथड दिख रहे हैं, जैसे बाई डॉट क्लास, बाई डॉट CSS सेलेक्टर, बाई डॉट ID, बाई डॉट लिंक, बाई डॉट नेम, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये किसके, और 6 मेथड कैसे हैं, स्टैटिक दिख भी रहा होगा यार, ऊपर जो लाल लाल है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है,
स्टैटिक मेथड पहचान में आते हैं ना? ये लो, दिख रहा है ना एस लिखा हुआ? तो इसका मतलब है ये मेथड जितने हैं सारे कैसे हैं? स्टैटिक मेथड। वैसे भी क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ तो कौन से आते हैं? सिर्फ स्टैटिक ही तो आते हैं। अब यहाँ देखो बाई डॉट, देखो मेथड है क्या? नेम। आर्गुमेंट में क्या भेजना है? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, यही भेजना है ना। बाई डॉट नेम मेथड में आर्गुमेंट में क्या भेजना है? स्ट्रिंग भेजना है। हमने फिर पढ़ना बताया है तुमको कि एक मेथड होता है, मेथड के पास क्या होते हैं? पैरेंथेसिस होते हैं, इसके अंदर उसके क्या होते हैं? पैरामीटर। यहाँ से समझ में आ रहा है कि मुझे भेजना है किसका ऑब्जेक्ट भेजना है? स्ट्रिंग का। और फिर होता है कोलन। ये कोलन है जो दो बिंदु तुमको दिख रहे हैं। और ये जो कोलन है इसके सामने होता है क्या? रिटर्न टाइप। तो ये रिटर्न करना है क्या? बाई है। मतलब बाई रिटर्न क्या होता है? आप देखो आर्गुमेंट में भी ऑब्जेक्ट भेज सकते हो, रिटर्न भी क्या ले सकते हो? सिर्फ ऑब्जेक्ट। तो ये रिटर्न कर रहा है बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। तो बाई का ऑब्जेक्ट हम बना नहीं पा रहे थे ना न्यू करके, लेकिन अगर तुम बाई क्लास का ये नेम मेथड कॉल कर दो तो तुम्हें ये बाई क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे देगा। और सिर्फ यही नहीं, ये आईडी मेथड देखो जरा, ये भी आर्गुमेंट में क्या मांगता है? स्ट्रिंग। मेथड का नाम है क्या? आईडी। आर्गुमेंट में क्या मांगता है? स्ट्रिंग। और रिटर्न करता है किसका ऑब्जेक्ट? बाई। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अगर तुम्हें चाहिए तो यही बाई डॉट नेम हम कॉल करें, आर्गुमेंट में क्या भेजना है? स्ट्रिंग ना। स्ट्रिंग भेज दें। चलो स्ट्रिंग नहीं भी भेज, मतलब वो हम डबल कोट्स हो गया तो मतलब हो गया ना स्ट्रिंग। तो देखो तुम्हें ध्यान से देखो इस चीज को, बाई डॉट नेम मेथड का नाम है, आर्गुमेंट में क्या भेजना है? स्ट्रिंग भेजना है। रिटर्न करेगा किसका ऑब्जेक्ट? बाई। तो एक वेरिएबल में ले लें, मान लो ले लें इसका नाम, वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, नाम रख दे क्या? एक्स। तो देखो एरर दे रहा है ना, क्योंकि एक्स को अब डिक्लेयर। भाई देखो अच्छा ये बताओ, नेम मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट ना। तो जिस वेरिएबल में रखोगे वो भी किस टाइप का होना चाहिए? बाई टाइप का। तो लिख दो ना ऐसे, एक्स के पास किसका ऑब्जेक्ट आएगा? बाई क्लास। तो पढ़ना सिखाया है ना तुमको हमने। एक वेरिएबल अगर लिखा हुआ है तो वेरिएबल है किस टाइप का? बाई टाइप का। तो इसके अंदर किसका ऑब्जेक्ट हो सकता है? बाई क्लास का। चाहो तो न्यू करके बना लो और चाहो तो ये मेथड करके बना लो। न्यू करके हम बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसमें भी एक नियम अंदर कुछ लगा हुआ है, वो आगे आपको बताया जाएगा कि आखिर क्यों, क्या वजह थी कि आप बना नहीं पा रहे थे इस बाई क्लास का ऑब्जेक्ट न्यू करके। औरों का बना लोगे, जिसपे सी लिखा होगा उनका बना लोगे, जिसमें साथ सी के साथ ए या ऐसा कुछ लिखा हुआ है या आई लिखा हुआ है प्योर, उसका नहीं बना। तो ये देखो एक्स के पास किसका ऑब्जेक्ट है? बाई क्लास का ना। वही यहां पे क्या कर दो, वही बस तुमको यहां पे क्या कर देना है। देखो एरर गई ना, क्योंकि फाइंड एलिमेंट मेथड किसका, फाइंड एलिमेंट जो मेथड है क्रोम ड्राइवर क्लास का, और किसका ऑब्जेक्ट मांग रहा था? बाई का ना। हमने क्या भेजा? एक्स। एक्स के पास किसका ऑब्जेक्ट है? अब बात समझ में आ रही कुछ? तो भाई ये करना है आप लोगों को। ये देखो अपना ये 2 लाइन का कोड इस तरह से। तो याद रखो, तुम्हें किसी ब्राउजर पे काम करना, किसी एलिमेंट पे काम करना है तो पहला काम क्या है? एलिमेंट को ढूंढना। उसके लिए तुम्हें किस मेथड को कॉल करना है? फाइंड एलिमेंट। और फाइंड एलिमेंट मेथड भी क्या मांगता है? आर्गुमेंट। उसको चाहिए क्या? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। और बाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये है, क्योंकि न्यू करके बना नहीं पा रहे, अब कैसे बनाए? लेकिन हाँ, अब तुमको ये बात पहले से नहीं पता हो जाएगी। अभी हमने तुमको सब बताई ना बात, बस यही सब सिखाने के लिए तो हम है। तो हमने तुमको बताया कि ठीक है, अब जैसे तुम परेशान हो जाते हैं कि यार बाई का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा, ये मांग रहा है, हम कैसे चलाएं। तुमको ये बताया गया कि टेंशन मत लो, बाई क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड है, एक क्या कई स्टैटिक क्या है? मेथड है। उसमें से कई मेथड्स हैं और उन मेथड, जैसे एक मेथड है कौन सा? नेम। अगर उसको कॉल करोगे तो वो बाई क्लास का ऑब्जेक्ट तुमको रिटर्न करके देगा। और तुमको मिल गया कि नहीं मिल गया? अब चाहे एक्स में रखो, चाहे वाई में रखो, चाहे ए में रखो, चाहे बी में रखो, तुम्हारी मर्जी। और उसको फिर अब जहां भी जरूरत हो एज आर्गुमेंट क्या कर दो? भेज दो। क्लियर है ये? जैसे ये किस काम की नकल हो गई? ये इस काम की नकल हो गई
जैसे तुम क्या करते हो, तुमसे कहा जाता है यूजर नेम में वैल्यू डालो, तो तुम यूजर नेम को ढूंढते हो और फिर वैल्यू डालते हो। तो दो काम है ना, एक ढूंढना और दूसरा वैल्यू डालना। ठीक है, तो ये पहला काम हो गया सेलेनियम का, ये पहला काम हो गया क्या, उसको ढूंढना। क्लियर है ये बात? अच्छा ये देखो जरा, अच्छा मान लो हम कह दें इससे ढूंढो, तो कैसे ढूंढेगा? हम तुमसे कहें ढूंढो तो कैसे ढूंढोगे? तुम ऐसे ढूंढते हो, तुम्हारा पहले बात तो तुम्हारे पास दो आंखें हैं, उस पेज पे आंखें घुमाते हो और देखते हो, देखो ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, तुम इसको यूजर नेम समझते हो। रीजन, उसके पहले क्या लिखा हुआ है, यूजर नेम लिखा हुआ है। इससे तुम समझ जाते हो कि यही बॉक्स क्या है, यूजर नेम। इसको देख के समझ जाते हो कि यही बॉक्स है, क्या है ये, पासवर्ड। इसके लिए तुम हेल्प लेते हो किसकी, अपनी दो आंखों। लेकिन जानते हो सेलेनियम के पास दो आंखें नहीं है, तो वो नहीं कर सकता ऐसे तुम्हारी तरह कि बाहर निकल के देखे और फिर उसके बगल में ये लिखा है उसको पढ़े फिर उसको ढूंढे। ये काम सेलेनियम जानता नहीं। अब ये क्लियर है बात? तो भाई देखो, इतना तुम्हें पता चल गया कि फाइंड एलिमेंट मेथड है और बाई का ऑब्जेक्ट भेजना है, इससे ही ये ढूंढेगा। लेकिन कैसे ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा, इस यूजर नेम को कहां ढूंढेगा? तो एक चीज ये देखो, ये पेज दिखता है, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, हाँ ये जो सामने तुमको दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, यूआई। इसे क्या बोलते हैं, यूआई या यूजर इंटरफेस। ठीक है, या इसी को बोलते हैं यूआई बोलते हैं, यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं। ये एक लैंग्वेज में बनाया गया है जिसका नाम है HTML। लगभग 30-32 साल पुरानी लैंग्वेज ये है। 30-32 साल पहले ये बनाया गया, जब इंटरनेट की बात आई कि कैसे हम चीजें वेब पे ले जाएंगे, तो उन लोगों ने एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम क्या रखा, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बड़ी आसान लैंग्वेज है, देखने में बड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखती है, लेकिन है बहुत आसान, बहुत जल्दी सीखी जा सकती है। ठीक है, और कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। जैसे जो जावा हुआ यूज कर रहे हो, इस कैटेगरी की लैंग्वेज नहीं है वो। जावा हुआ तो क्या है, फुल फ्लेज्ड लैंग्वेज है। HTML की बात करोगे तो सिंपल सी बस मार्कअप लैंग्वेज है, मतलब उसमें कुछ हर चीज का कुछ तरीका है, भैया ये काम ऐसे करना है, ये करना है, बस वो याद कर लो। इसके बाद HTML पे तुम कोड करना शुरू कर दो। HTML पे कोड कौन कर, जो ये HTML दिख रहा है सामने तुमको ना, इसी को बोलते हैं क्या, UI। जो किसमें बना हुआ है, HTML लैंग्वेज। जो बनाया था कंपनी में, उसी को बोलते हैं क्या, वेब डिजाइनर। वो डेवलपर नहीं है, वो क्या है, डिजाइनर। डिजाइनर का काम क्या है, HTML लिखना, जो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल काम नहीं है। अब जैसे यहां देखो, राइट क्लिक करो, ठीक, और यहां एक मेथड है जिसका नाम क्या है, राइट क्लिक करो, देखो किसी भी पेज पे जाना, कहीं राइट क्लिक करना, एक ऑप्शन दिख रहा है व्यू पेज सोर्स, क्लिक करो। अब यहां देखो तुमको कुछ, कितनी लाइनें हैं, 167 लाइनों का यहां पे क्या दिख रहा है, कोड। यही जो है ये HTML है। ये जो 167 लाइनें दिख रही होंगी, देखने में बड़े टेढ़ी मेढ़ी लग रही होंगी, लग रहा होगा कि सर तो कह रहे हैं आसान है, लेकिन कहाँ आसान तो दिख नहीं रही है, लेकिन ये है आसान सी एक लैंग्वेज है। जो तुमको यहां दिखता है, देख रहे हो सामने, यहां ये सब जो दिख रहा है वो इसी की वजह से दिख रहा है। ये देखो, जो तुमको वहां दिख रहा है बटन, ये वो टेक्स्ट बॉक्स, इधर उधर दुनिया भर की चीजें दिखती है, अंदर लॉगिन कर लो तो, जैसे कितनी लाइनें हैं, 167 लाइनें। ये 167 लाइनें मिलके ये भ्रम पैदा कर, जिसको तुम सच मान रहे। ये थोड़ी ना है कुछ ऐसा, कोई बॉक्स ऐसा थोड़ी ना है कि वहां से कोई बॉक्स बनाया है ना। जो बॉक्स बन रहा है, चाहे जो बटन बन रही है, चाहे जो लिखा हुआ है, चाहे जो फोटो दिख रही है, सब इन्हीं लाइनों का नतीजा है जो यहाँ सामने दिख रहे हैं। और कितनी लाइनें हैं यहाँ पे, 167 लाइनों से मिलके ये बना हुआ है जो तुम्हारे सामने है। ठीक, अब एडमिन डालते हैं और क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं।
अगला पेज खुलेगा ना? ये पेज है, इसे भी जरा क्या करते हैं, इस पेज को भी क्या करते हैं, कहीं पे राइट क्लिक करते हैं और फिर लिखते हैं क्या, फिर व्यू पेज सोर्स। ये देखो कितनी लाइन है, 2206 लाइन। जो ये वाला भ्रम है वो इन 2206 लाइनों का नतीजा है जो तुमको यहां सामने दिख रहा है। जो कुछ तुम्हें यूआई पे दिखता है वो दिखता किसकी वजह से है? इसी HTML की वजह से। जो भी तुमको एक एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन जिसे ब्राउजर में तुम यूज करोगे, उसमें जो तुमको सामने दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है? इसी HTML की वजह से। और चाहो तो किसी का भी राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करके देख सकते हो HTML क्या है और क्या नहीं। क्लियर है इतनी बात HTML के बारे में? HTML तुम्हें बस सीखना नहीं है, तुम्हें बस HTML के बारे में थोड़ी सी बातें जाननी है। वैसे दिखाते हैं कितनी आसान सी लैंग्वेज है। HTML के बारे में और एक बात देखो, ये देखो एक चीज तुमको दिख रही होगी, ध्यान से देखना जरा। अक्सर जगहों पे एक पैटर्न तुम्हें मिलेगा, ये देखो जरा, जैसे देखो यहां TD लिखा है ना, और यहां भी TD लिखा है, यहां भी TD लिखा है, और यहां जहां लाइन अंदर एंड हुई है स्क्रॉल करके दिखाएंगे वहां भी क्या लिखा है? TD लिखा है ना। फिर A लिखा है ना यहां, तो यहां भी क्या लिखा हुआ है? A लिखा है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है, इसका नियम है कि अच्छा जो ये लिखा हुआ है कहां पे, ये जो इसको बोलते हैं क्या, याद रखना, एंगुलर ब्रैकेट। एंगुलर मतलब कोण ना, एंगल, एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ये पहला वर्ड लिखा होता है, जैसे यहां पे A, या यहां पे क्या TD, या यहां पे क्या div, यहां पे क्या टेबल। तो HTML एक लैंग्वेज है जिस वर्ड पे शुरू हो, जिस एंगुलर ब्रैकेट के वर्ड पे शुरू होती है उसी वर्ड पे जाके क्या होती है? खत्म होती है। बात नंबर 1। लेकिन इसमें याद ये रखना है, और इसको बोलते क्या है? टैग। क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसके लिए? टैग। क्यों मुंह धो लो यार, तुम लोग नींद कैसे आती है यार 10-11 बजे? ठीक है चल, ध्यान से देखो भाई, लाइट। हाँ तो ये देखो, हाँ, जिस टैग पे शुरू होती है उसी टैग पे क्या होती है? खत्म। और इसको बोलते क्या है? टैग। ये स्टाइल टैग नहीं है, ये href टैग नहीं है। एंगुलर ब्रैकेट से सटा हुआ जो वर्ड होता है वही क्या होता है? टैग। जैसे TD है, A है, टेबल है, TR है, ये सब क्या है? टैग। ठीक है, ये सब क्या है? टैग है। और जिस टैग पे शुरू होता है उसी टैग पे क्या होता है? एंड होता है। देखो टेबल पे शुरू हुआ और टेबल पे क्या हुआ? एंड हुआ। TR पे शुरू हुआ, TR पे क्या हुआ? एंड हुआ। TD पे शुरू हुआ, TD पे क्या हुआ? एंड हुआ। A पे शुरू हुआ, A पे क्या हुआ? एंड हुआ। देखो A पे क्या हुआ? एंड हुआ। ऐसी ये लैंग्वेज है। अगर हम मान लो खुद से बनाना चाहें तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस क्या लिखेंगे हम? देखो जैसे आज तुम एप्लीकेशन यूज करते हो, हम यहाँ जाएं, एक नोटपैड खोलें, यहाँ लिखें सिर्फ इस लैंग्वेज का। अब देखो क्या बताया हमने कि जिस टैग एक शुरू करना है एंगुलर ब्रैकेट पे ना, उसे क्या बोलेंगे? टैग। और नियम नंबर 2, जिस टैग पे शुरू होगा उसी टैग पे खत्म होगा। और स्टार्ट करते हैं, इनका सबसे बेसिक वर्ड है क्या? HTML। तो HTML पे शुरू किया, फिर क्या किया? अब देखो जब जो खत्म होने वाला होता है उसके पहले क्या आता है? स्लैश HTML। अब इसके भी मान लो क्या, 2, थोड़ा अंदर ऐसे, इसको दे देते हैं क्या, मान लो बॉडी। ऐसे शुरू होता है HTML और बॉडी, ये 2 वर्ड शुरू में कॉमन रहेंगे ही रहेंगे।
कोई भी HTML उठाओगे तो कम से कम ये चीज दिखाई देगी। पहला वर्ड क्या दिखाई देगा? HTML, और HTML के अंदर होगा क्या? बॉडी। बॉडी भी स्टार्ट होगा बॉडी पे, और बॉडी पे ही क्या होगा? खत्म होगा। ठीक। अब जैसे हम यहाँ पे एक टैग दें, ध्यान से देखो। अब देखो ये बॉडी, अब बॉडी के अंदर हम लिख रहे हैं क्या? मान लो बटन। ठीक। और लिख रहे हैं वैल्यू इक्वल्स टू, मान लो कुछ भी हम बटन का नाम लिख दें लॉगिन। फिर क्या? बटन पे ही क्या कर देना है उसे? ऐसे ही ना, चाहो तो ऐसे लिख दे, बोलो सामने एक ही लाइन लिख दिया तो चाहो तो ऐसे लिख दे। बात तो वही हुई ना। हर जगह एक रूल फॉलो किया गया है, जिस टैग पे शुरू हुआ है उसी टैग पे क्या हुआ है? एंड हुआ है। हमने यहाँ 3 टैग यूज किए हैं, HTML, बॉडी और बटन। इसे सेव किया, नाम दे दिया सपोज करो माई पेज, कुछ भी नाम रख सकते हैं वैसे तो, और डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। बस सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स किया, और माई पेज इसका नाम रखा .html। बंद कर दो। कहाँ गया भाई ये है ना। अब क्लिक करो, किस ब्राउजर पे खोलो? छोटा सा यहाँ एक बटन सा बना है ना, ये जो बना है वही लिखने की वजह से बना है। अब ऐसे ढंग से सब प्रॉपर कलर वलर सब कुछ दे के उस हिसाब से वो लोग लिखते हैं जब डिजाइनर, तो इस हिसाब से पेज बनता है। अब जैसे अगर हमें एक टेक्स्ट बॉक्स भी चाहिए हो, यह काम पर कहाँ गया? एक मिनट, फिर से ओपन करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड ओपन करो। यही है ना। अब जैसे बटन यूज कर लिया, ऐसे एक टैग होता है क्या? इनपुट, है ना। और कुछ भी दे दिया, नेम इक्वल्स टू दे दिया क्या? ABCD, और यहाँ पे दे दिया क्या? इनपुट। ऐसे बहुत से वर्ड हैं। जैसे यहाँ दे दिया एक वर्ड क्या, या फिर A, है ना। और A पे क्या कर दिया? बंद किया, यहाँ दे दिया हेलो, ऐसे करके। ठीक है। अब इसको सेव कर दिया। अब जरा ये पेज खोलो, अब ये सब आ गया ना, एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया कि नहीं टाइप करने के लिए। तो जो तुमको UI दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है? सिर्फ और सिर्फ HTML की वजह से। ये समझ में आया? हेलो, हाँ हाँ हाँ, कहाँ पे हो? अभी रुक जाओ 10 मिनट, 15 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। हाँ बोलो। तो जो तुमको UI दिख रहा है, नतीजा क्या है? यही HTML, और डिजाइनर ने ये HTML बनाया है, और बहुत मुश्किल काम नहीं है। हर चीज का सेट मतलब है। जब सीखना शुरू करोगे तो बता दिया जाएगा इसका मतलब ये बनाना है तो ये टैग यूज करना है, ये बनाना है तो ये टैग यूज करना है, ये बनाना है तो ये टैग यूज करना है। फिर बंदा धीरे धीरे करके HTML में काम करना शुरू कर देगा। ये लैंग्वेज किसकी है? ये लैंग्वेज है डिजाइनिंग की। ना ना ना, हाँ भाई, तो जैसे अब इनपुट ही क्यों, हर चीज का एक नाम रखना था उन्होंने। जब उन्होंने बनाया तो नाम रख दिया क्या? उन्होंने कहा भैया टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो नाम रखना है इनपुट। उनका उस समय बनाने के टाइम पे उनका मन कुछ और नाम रखने का रख दिया होता तो आज हम और नाम यूज कर रहे हो। क्या बना तो सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है इतनी मेहनत करके मिलेगा क्या? जैसे अपनी गाड़ी बना सकते हो, लेकिन अपनी गाड़ी बनाने में जितनी मेहनत है उससे तो अच्छा दूसरा काम करके वो गाड़ी खरीद लो, है ना। तो उसमें पता चला तो अपनी गाड़ी बनाने में तुमको लग गए, पता चला 10 साल। इससे अच्छा साल ही भर काम करके अपनी गाड़ी खरीद लिए होते, वो ज़्यादा होते। ये चीज़ है ना।
तो इसलिए जैसे चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं, अब एक चीज़ है, मान लो सबसे बड़ी बात ये है, अब तुम मान लो अपनी गाड़ी बना भी लिए 10 साल में, तुम बनाए होगे ना, बनाए हो, तो उसे कौन मिस्त्री बनाएगा? उसको तो वो गाड़ी पता है ना जो दुनिया में चल रही है, वो हीरो होंडा जानता है, टीवीएस जानता है, फलाना जानता है। अब तुम अपना कुछ नया ही इंजन दे दोगे तो उसको भी तो जब बनाना होगा तो उसका भी हालत खराब होगी कि नहीं? तो ये भी एक चीज़ देखी जाती है हर जगह कि हम वो चीज़ यूज़ करें जिसे दुनिया यूज़ कर रही है। मान लो हमें अपना एक प्रोजेक्ट बनवाना है, हम ऐसी बड़ी अच्छी लैंग्वेज हम ले आए और सब कुछ बहुत अच्छा अपनी लैंग्वेज खुद बनाई और 10 बंदों को सिखा के काम शुरू किया। अब 10 बंदे मेरे गुलाम थोड़ी ना है, वो 4 दिन बाद नौकरी कर छोड़ के चले गए। अब हम मार्केट में उस लैंग्वेज वाले बंदे कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? कोई जानता ही नहीं या बहुत कम लोग जानते हैं, है ना? तो इसलिए हम जनरली जो बिजनेस होते हैं ऐसी चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं जो सारी दुनिया यूज़ कर रही हो, जिससे ईजिली उस चीज़ के बंदे मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से इन लोगों ने बना रखा है और यही है जो तुमको ये दिखा रहा है। तो याद रखना एक बात, जो कुछ यहाँ है, जो कुछ यहाँ है उसके पीछे एक लाइन यहाँ जरूर होगी, क्योंकि यहाँ की वजह से तो वो दिख रहा है। तो अगर यहाँ कुछ भी दिख रहा है तो इसका मतलब है उसके लिए एक लाइन कहीं पीछे रखी जरूर है। हर चीज के लिए, चाहे इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी, सब एलिमेंट है। हर चीज क्या है? एलिमेंट है। और हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई लाइन इसके पीछे सोर्स में होगी। अब जैसे ये पेज खुला हुआ है, कोई मार्केटिंग वाला पेज खुला हुआ है ना, हमने क्लिक कर दिया, लॉगिन किया, फिर क्लिक कर दिया कहाँ? मार्केटिंग के पेज पे। अब राइट क्लिक करके फिर करो व्यू पेज सोर्स, अब दिखाई देगा किसका? मार्केटिंग का। ये देखो कितनी लाइन का है, ये 1962 है। जो होम पेज था वो कितना था? 2206 था। हर पेज जो दिख रहा है सिर्फ किसकी वजह से दिख रहा है? सिर्फ इसी HTML की वजह से। तो अगर कुछ भी UI पे है तो इसका मतलब है HTML में भी उसके लिए एक लाइन होगी जरूर। अगर नहीं रही होती तो यहाँ सामने दिखाई भी नहीं देता। आई बात समझ में इतनी? अब जरा आते हैं, बंद करते हैं अब। लेकिन यार ये तो मुश्किल काम है ना। अब अगर हम कहें, यहाँ देखें, हमको यूज़र नेम पे काम करना है, तो यूज़र नेम ढूंढना है कहाँ पे? 168 लाइनों में। तो मुश्किल काम हो जाएगा ना, 168 लाइन में जाके अपने काम की लाइन ढूंढना, है ना? इसी वजह से, लेकिन ये तुम्हें ढूंढना तुम्हारी समस्या नहीं है, व्यू पेज सोर्स तुम्हें करना ही नहीं है। इसी वजह से क्रोम वाले एक ऑप्शन देते हैं, जब भी किसी एलिमेंट पे राइट क्लिक करते हो, देखो है ना, जब भी किसी एलिमेंट पे क्या करते हो? राइट क्लिक करते हो, तो एक ऑप्शन आता है किसका? इंस्पेक्ट। इस पे क्लिक करो तो वो 168 लाइनों में वो लाइन कहाँ है जो इसके लिए जिम्मेदार है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वहां ढूंढ के तुमको पहुंचा देगा। देखो पहली बार में नहीं पहुंचा पाया ना, पहली बार कहाँ आया है? ये HTML हेड कहाँ पे आया है? बॉडी पे ना। ऐसा करता है, बहुत सिस्टम पे ऐसा करेगा कि पहली बार इंस्पेक्ट करोगे तो नहीं करेगा। कोई बात नहीं, ये मत सोचना गलत काम कर रहा है। फिर से इसे राइट क्लिक करना और फिर से क्या करना? अब करें। ये लाइन आ गई ना, इसको बड़ा कर देते हैं। यही वो लाइन है जिसकी वजह से ये दिख रहा है। आई बात समझ में? इसी की वजह से यही लाइन है। अब तुमको ये ढूंढने की जरूरत नहीं है। वहां 2206 लाइनें थी ना, लेकिन किसी भी एलिमेंट को ढूंढना होता, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं 2206 लाइन में। तुम बस राइट क्लिक करो और क्या करो? इंस्पेक्ट करो। बाकी काम क्रोम तुम्हारे लिए खुद कर देगा और वो तुम्हें ढूंढ के उस लाइन पे ले जाके उस लाइन को ऐसे हाईलाइट कर देगा। इसे क्या बोलते हैं? हाईलाइट करना। अब तुम समझ गए? अच्छा, HTML पढ़ना पता है ना? अब बताओ, एंगुलर ब्रैकेट है ना, इनपुट पे शुरू हो रहा है ना, तो टैग का नाम क्या है? इनपुट। इनपुट पे शुरू हो रहा है, इनपुट पे खत्म होना चाहिए ना, लेकिन नहीं हो रहा है ना। ये शॉर्ट में लिखी गई है क्योंकि इनपुट के अगर नहीं कुछ लिखा गया है तो ये तो भी मान लो कि ये उसी पे खत्म हुआ है। तो ये इनपुट पे शुरू हुआ है, मान के चलो इनपुट पे क्या हुआ है? खत्म हुआ। जब भी कुछ एंगुलर ब्रैकेट का मतलब है, मतलब समझ जाना कि HTML की कोई लाइन है और उसका ये क्या है? टैग। और टैग क्या है? इनपुट। इसके बाद देखो क्या है? क्लास इक्वल्स टू स्मॉल, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू यूजर नेम, वैल्यू इक्वल्स टू एडमिन, टाइप इंडेक्स इक्वल्स टू 1। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसे हमारे साथ तुम्हारे अपनी बात करें हम लोग, तो जैसे हम लोग के पास क्या होता है, हम लोग का एक, जैसे हम लोग का भी एक तरह से क्या है, लड़का है, मेल है, फीमेल है, तो ये क्या हो गया? एक तरह से टैग हो गया। फिर हमारी कुछ प्रॉपर्टी वैल्यू है ना, जैसे मेरी हाइट
जैसे कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे क्या, हाइट, कलर, है ना, और हाँ वेट, है ना, या इस तरह से करके इंफॉर्मेशन है, फेस, इस तरह से मेरी इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। और उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू होती है ना कि हाइट इतनी है, फेस ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो सेम वैसे नहीं दिख रहा। तो इसे बोलते हैं क्या, टैग। और इसके बाद जो ये पेयर में लिखा हुआ है, जोड़े में, समथिंग बराबर समथिंग, इसे बोलते हैं क्या, एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी। जैसे प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ, गुण। तो जैसे एक गुण है जिसका नाम क्या है, क्लास, उस गुण की वैल्यू क्या है, स्मॉल। एक गुण बोले, प्रॉपर्टी बोले या एट्रीब्यूट बोले, उसका नाम क्या है, टाइप, दिख रहा है ना सामने, और उसकी वैल्यू क्या है, टेक्स्ट। तो याद रखना, ये जो पेयर में है इसे बोलते हैं क्या, एट्रीब्यूट और वैल्यू। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट और वैल्यू। तो एक HTML की लाइन में सिर्फ यही दो बातें होंगी, एक टैग होगा और दूसरा क्या होंगे, एट्रीब्यूट और वैल्यूज के पेयर होंगे। नहीं दिख रहा है इसका टैग, और टैग सबके पास एक ही होता। टैग क्या है इसका, इनपुट। और एट्रीब्यूट इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट हैं, 5 एट्रीब्यूट की 5 अलग अलग क्या है, वैल्यू है। ऐसे यहां देखो, TD पे शुरू हुआ है ना, तो टैग क्या है, TD। इसके पास कितने एट्रीब्यूट हैं, 1 2 3। समझ में आ गया। ये देखो, हमने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया और यही लाइन आ गई। ध्यान से देखो, इसके पास क्या है, अब समझ में आ जाएगी इतनी बात। अब इसके बाद एक छोटी चीज और देखो, इसके पास एक एट्रीब्यूट है, कई एट्रीब्यूट है, 5 हैं, लेकिन एक एट्रीब्यूट थोड़ा खास है, और वो खास एट्रीब्यूट का नाम क्या है, नेम। और उसकी वैल्यू क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम। ये कुछ खास है, लेकिन जरूरी नहीं सबके पास हो। जो डिजाइनर जैसा बनाया होगा वैसा तुमको मिलेगा। हम थोड़ी बना रहे हैं, हम बनाए हैं इसे, इस एप्लीकेशन को नहीं बनाया है किसी और ने। हमको तो क्या करने के लिए मिला है, टेस्ट करने के लिए। तो जो बनाया है मेरे सामने, हम उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमको दिख रहा है इसके पास एक खास एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है, नेम। यूजर अंडरस्कोर नेम तो एट्रीब्यूट की क्या है, वैल्यू है, और एट्रीब्यूट का नाम क्या है, नेम। ये नेम एट्रीब्यूट खास है, इसकी वैल्यू को जरा क्या कर लेते हैं क्या। अब यहां ध्यान से देखो, यहां लिखे हो ना बाई डॉट नेम, ये आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है तुमसे, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट ना, वो यही कह रहा है नेम। हम क्यों कहे कि नेम एट्रीब्यूट खास है, क्योंकि अगर बाई डॉट नेम मेथड यूज कर रहे हैं तो यहां इसी नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर तुम क्या कर दो, कॉपी करके क्या कर दो, पेस्ट कर दो, तो बस अब जानते हो लाइन नंबर 16 चलेगी तो समझ जाए, उसको क्या मिल जाएगा, बाई का ऑब्जेक्ट। और उसको ये पता रहेगा किससे ढूंढना है, हमें नेम एट्रीब्यूट से ढूंढना है, और नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू ये है ना, और यही हमने कहां भेज दिया, फाइंड एलिमेंट के अंदर। अब बात समझ में आई। यहां बाई डॉट नेम क्यों यूज किया, क्योंकि इसके पास नेम एट्रीब्यूट है। अगर नहीं होता तो नहीं यूज कर सकते थे। याद रख लेना, अगर मान लो हमें इसके ऊपर काम करना था इस यूजर नेम पे, और हम यूज कर पाए क्या, बाई डॉट नेम, तो इसका वजह यह है कि इसके पास नेम एट्रीब्यूट है। अगर मान लो इसके पास डिजाइनर ने, जिसने बनाया, उसने इस पे नेम एट्रीब्यूट न दिया होता तो हम कर पाते, नहीं कर पाते। जैसे मान लो ये कहीं भी कहें, ये साइन इन है, इस पे हमें क्लिक करना, इसके पास नेम एट्रीब्यूट है, नहीं है ना। तुम्हारे आपके सामने है, SRC है, एल्ट है, टाइटल, नेम है, नहीं है ना। तो बाई डॉट नेम इसके लिए लिख नहीं सकते थे। उसी के लिए बाई डॉट नाम नेम लिख पाओगे जिस पे काम करना है और उसके पास नेम एट्रीब्यूट है। अब देखो, यही 2 लाइन का कोड लिखना है। पहले बाई का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, और उसमें भी क्या देना है, क्या यूज करना है, ये डिपेंड करेगा जिसके ऊपर काम करना है। पहले उसे क्या करोगे तुम, इंस्पेक्ट करके उसका टैग और चीजें देखोगे। अगर नेम एट्रीब्यूट है तो फिर ये मेथड यूज कर लेना, क्या, बाई डॉट नेम, और तुम्हें बाई का क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट, और यहां भेजोगे क्या, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू। अब इसके बाद एक्स है ना, अब यहां ड्राइवर डॉट
फाइंड एलिमेंट ये क्या है, मेथड का नाम है। आर्गुमेंट किसका भेजना है, बाई का ऑब्जेक्ट भेजना है। तो एक्स के पास बाई का ऑब्जेक्ट है, हमने क्या कर दिया, भेज दिया। लेकिन छोटी सी बात और देखो, ये मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है ना। देखो फिर से देखो, कुछ मुश्किल नहीं है, सीधे ना देखो ना, कोलन कोलन दिखाने यही पहचानना बताया है ना। मेथड का नाम देखो, आर्गुमेंट क्या मांग रहा है वो यही बताएगा, कोलन की बात बताएगा कि ये मेथड रिटर्न क्या कर रहा है। तुम्हें पता है ना, रिटर्न हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो इस मेथड से भी रिटर्न हो रहा है क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। बोलो पढ़ने में आ रहा है कि नहीं? कोई भी देखेगा समझ जाएगा कि अच्छा फाइंड एलिमेंट मेथड का नाम है, बाई का ऑब्जेक्ट इसे आर्गुमेंट में चाहिए और ये रिटर्न करके देगा किसका ऑब्जेक्ट, वेब एलिमेंट का। चलो एक वेरिएबल में रख लें, वेरिएबल का नाम रख देते हैं, मान लो क्या, यूजर नेम। एरर दे रहा है ना, क्योंकि भैया तुमने यूजर नेम नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया। कर दें, एरर देगा ना भाई। वो कहेगा कि मेरा नाम है फाइंड एलिमेंट और हम रिटर्न करते हैं क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, और तुम रख रहे हो बाई में। तो तुमको भी यहां भी क्या लिखना पड़ेगा, तो सीधा नियम है ना, वेब एलिमेंट। एरर दे रहा है वो इसलिए क्योंकि इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, हमने पूरा टाइप किया है ना, इंपोर्ट कर दिया, एरर। चलिए अब बात समझ में आई। इतना कोड चलेगा, जैसे हम लोग उससे कहते हो ना, यूजर नेम में वैल्यू डालो। पहले हम ढूंढते हैं, फिर दिमाग में स्टोर करते हैं, फिर हाथ से कहते हैं, उसी जगह पे जाके क्या कर दो, टाइप। ठीक है, उसी जगह पे जाके क्या कर दो, टाइप कर दो। तो ये ढूंढने वाला काम कर चुका है, और जो ढूंढ के इसको मिला है उसको इसने ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूजर नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। यूजर नेम, अच्छा बताओ, यूजर नेम क्या है, वेरिएबल है। किस इसके पास किसका ऑब्जेक्ट है, देखो सामने सब दिखता है, फाइंड एलिमेंट ये बोलो ना सीधे, यूजर नेम के पास किसका ऑब्जेक्ट है, कोई पूछे, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। भाई यूजर नेम का टाइप क्या है, वेब एलिमेंट। तो भाई जैसा टाइप हो वैसा ही ऑब्जेक्ट रखेगा, कुछ दूसरा रख लेगा, जैसा है वैसे ही रखेगा ना। तो सीधे देख के बोलो ना कि यूजर नेम किसका ऑब्जेक्ट है, वेब एलिमेंट का। यूजर नेम के पास किसका ऑब्जेक्ट है, वेब एलिमेंट का। और ये हमने बनाया नहीं है, एक मेथड कॉल किए, उस मेथड ने हमको दिया। जरूरी नहीं हर चीज अब बनाओगे, क्यों बनाओगे, जब चीजें बनी बनाई है तो बनाने की जरूरत क्या है। और ये जो वेब एलिमेंट के ऊपर कर्सर लेके जाओ, वैसे इसका चाह के भी ऑब्जेक्ट बना भी नहीं सकते। आई लिखा है ना, अचानक बताए थे ना, नीले रंग का दिखाई देगा, आई लिखा होगा, उसकी भी कभी कोशिश मत करना क्या ऑब्जेक्ट बनाने का, क्योंकि बना पाओगे नहीं। ये देखो, ड्राइवर डॉट मेथड का नाम क्या है, फाइंड एलिमेंट, और ये रिटर्न करता है किसका ऑब्जेक्ट, यूजर नेम, सॉरी यूजर नेम, वेब एलिमेंट का। इसे वेरिएबल में रखते, चाहे वाई में रखे, चाहे यूजर नेम में, चाहे जो रखना। तो यूजर नेम जो है इसके पास किसका ऑब्जेक्ट है, वेब एलिमेंट का। आगे डॉट करोगे तो मेथड आएंगे वेब एलिमेंट के ना। देखो ये क्लियर है ना, यूजर नेम के पास किसका ऑब्जेक्ट है, वेब एलिमेंट का। तो आगे डॉट, भाई जिसका ऑब्जेक्ट होगा वही मेथड दिखाएंगे, कुछ तीसरा दिखा देंगे। भाई जो चीज ऑब्जेक्ट मतलब जो चीज है वही दिखाओगे, कुछ और दिखाने लगोगे, है ना। यूजर नेम डॉट करोगे तो अब तुमको मेथड किसके दिखाई देंगे, वेब एलिमेंट। ये मेथड किसके हैं, क्रोम ड्राइवर के नहीं है। लेकिन ये फाइंड एलिमेंट किसका मेथड है, क्रोम ड्राइवर का, क्योंकि फाइंड एलिमेंट कॉल हुआ है किसके सहारे, ड्राइवर के सहारे ना। ड्राइवर के पास किसका ऑब्जेक्ट है, क्रोम ड्राइवर का ना। तो फाइंड एलिमेंट मेथड किसका है, क्रोम ड्राइवर का। लेकिन यूजर नेम डॉट के सहारे कॉल कर रहे हो ना, यूजर नेम किसका ऑब्जेक्ट है, वेब एलिमेंट का। अब किसके मेथड आएंगे, वेब एलिमेंट के। यही एक मेथड है जिसका नाम क्या है, सेंड कीज। और इसमें आर्गुमेंट में भेज दो जो तुम्हें टाइप करना हो, जैसे हमने भेज दिया क्या, एड। अब ये काम हो गया। जो काम हम क्या करते हैं, हम करते हैं कैसे, पहले ढूंढते हैं फिर टाइप करते हैं ना। तो इतने से ये ढूंढ रहा है, फिर इतने से ये क्या कर रहा है, टाइप कर। कहीं भी काम करना है इतना काम करना पड़ेगा। चला के देखो, टाइप कर दिया ना एडमिन इसने।
अब ऐसे इससे कहो कि सोचोगे कि पासवर्ड में भी टाइप कराएं, तो क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, फिर से पासवर्ड को क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, और तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इसके पास भी क्या है, नेम एट्रीब्यूट है ना। जरूरी नहीं सबके पास हो, लेकिन जिस पे काम करना है अभी उसके पास है। नेम बराबर क्या दिख रहा है, यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड। बस क्या करोगे, यूजर अंडरस्कोर, तुमको पता है ना पहले ढूंढना है। पहले ढूंढने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है, बाई की। पहले जरूरत पड़ती है किसकी, बाई की। पासवर्ड पे काम करना है तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम्हारा तरीका क्या है, फिर लिखोगे क्या, बाई डॉट मेथड आएंगे, और आज तुम फिर से मेथड यूज कौन सा करोगे, नेम, क्योंकि तुम्हारे पास नेम एट्रीब्यूट था ना। और यहाँ पे वही नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू जो कॉपी किए हो क्या कर दो, पेस्ट, और ये बन गया क्या, बाई का ऑब्जेक्ट। वेरिएबल में रख लें, हमने रख दिया, मान लो क्या रख दिया, कोई दिक्कत इसमें, बोलो। जैसे यूजर नेम के लिए किया वैसे ही किसके लिए किया, पासवर्ड के लिए। भाई जब भी बाई डॉट नेम कॉल करेंगे किसका ऑब्जेक्ट देगा, वाई नहीं सॉरी बाई का, एक वेरिएबल में रख लिए। अब आगे क्या करेंगे, फिर तरीका सिंपल है क्या, ड्राइवर डॉट, भाई अब यूजर नेम को तो ढूंढ के काम कर दिया, पासवर्ड को भी तो ढूंढना है ना। फिर लिखोगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब ऐसा तो है नहीं यूजर नेम ढूंढ लिए तो पासवर्ड की वैल्यू चली जाएगी, पासवर्ड पे डालना है तो पासवर्ड को भी फिर से ढूंढना पड़ता है तुमको भी ना, इसे भी ढूंढना पड़ेगा। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, बाई का ऑब्जेक्ट मेरे पास वाई में है, हमने भेज दिया। ये मेथड अब ऐसा थोड़े रिटर्न टाइप बदल देगा, इसका रिटर्न टाइप क्या है, वेब एलिमेंट। एक वेरिएबल में रखो, इसका नाम रख दिया सपोज करो पासवर्ड, और फिर पासवर्ड किसका ऑब्जेक्ट है, वेब एलिमेंट का, तो आगे डॉट लगाओगे मेथड किसके आएंगे, वेब एलिमेंट के। और यहाँ पे मेथड है सेंड कीज, और यहाँ पास यहाँ डाल दिए क्या, एडमिन। क्लियर। अब हमें तीसरा काम क्या करना है, तो ये मेथड कौन है, सेंड कीज। इसका अच्छा नाम कितना अच्छा रखा गया है, सेंड मतलब भेजो, कीज मतलब कीबोर्ड। ये कीबोर्ड में जो बटन नहीं दिखते इनको बोलते हैं क्या है, एक बटन का मतलब की, सारी बटन को क्या बोलते हैं, कीज, और जिस एक बोर्ड पे है इसी को क्या बोलते हैं, कीबोर्ड। तुम्हारे सिस्टम पे शिफ्ट दबा के मेरे ख्याल से कितने भी कम होंगे तो लगभग 150-200 होंगे। उन 150-200 कीज में से कुछ भी तुम यहाँ पे भेज सकते हो, जैसे यहाँ भी कर सकते हो। ऐसे ही तीसरा काम क्या करना है तुम्हें, साइन इन बटन पे क्या करना। अब देखो इसमें टाइप करना था, कुछ टाइप करना है, कुछ भेजना है, तो क्या यूज करना, सेंड कीज। और इस पे तो टाइप नहीं करना ना, इस पे तो क्या करना है, क्लिक करना, जैसे माउस से करते हो ना क्लिक। तो इसीलिए इन लोगों ने देखो फिर, लेकिन इसके लिए भी पहले तरीका क्या है, सबसे पहला काम करोगे क्या, किसी पे भी काम करना है उसे राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, और तुमको चीजें दिखाई देंगी। अब यहाँ पे है टैग क्या है, इनपुट, और नेम है, फिर किस्मत अच्छी है नेम इक्वल टू क्या है, लॉगिन। तो आसान ही है, तुमने क्या कर दिया, फिर वही लिखोगे क्या, बाई डॉट नेम, और नेम की वैल्यू लिख लिया, भाई ये मिलेगा किसका ऑब्जेक्ट, बाई का ही, बाई किसमें रख दिया, जेड में। अब लिखा ड्राइवर फाइंड एलिमेंट, और यहाँ लिख दिया क्या, जेड। इससे मिलेगा क्या, वेब एलिमेंट, और इसका नाम रख दे मान लो क्या, लॉगिन बटन रख दे, कुछ भी नाम रख सकते हो, नाम तो XYZ जो तुम। लॉगिन बटन किसका ऑब्जेक्ट है, वेब एलिमेंट का। देखो फाइंड एलिमेंट जब भी कॉल करोगे तो रिटर्न क्या मिलेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, चाहे जिस वेरिएबल में रखो, चाहे नाम A रखो, चाहे B रखो, चाहे C रखो। अब लॉगिन बटन डॉट करोगे तो मेथड आएंगे ना, ऐसा नहीं सेंड कीज मेथड गायब हो गया, अब भी आ रहा है, लेकिन हम बेवकूफ है, आप सेंड कीज लगाएंगे, और लॉगिन बटन पे तो हमें क्या करना है, क्लिक करना है ना। तो एक मेथड और है जिसका नाम क्या है, क्लिक। हो गया ना। अब इस तरह से तुम लॉगिन कर पा रहे हो ना, ऐसे ही सबके पास करना है। एक्स पाथ भी बताया गया है क्या, कुछ बेसिक सिंटैक्स बताया गया है ना, वैसे आसान है। अभी जो बाई डॉट नेम यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या कमी है, ये सिर्फ नेम के लिए चलेगा। अब बहुत ऐसे मिलेंगे आगे जिनके पास नेम नहीं होगा, ठीक है।
जैसे ये है, राइट क्लिक, मान लो हमें इस पर क्लिक करना है, ये जो दिख रहा है ये किस लिए है भाई? देखो कैलेंडर है क्या सर? ये देखो कैलेंडर खोलने के लिए। अब ये कैलेंडर खोलने के लिए इस पर क्लिक करना है, मान लो ये ऑटोमेट करना है, तो इसे राइट क्लिक करके जब इंस्पेक्ट किया तुमने देखा, सर राइट क्लिक करके मान लो इस पर क्लिक करना, तो ये देखो इसके पास नेम है नहीं है ना? तो इसके लिए तुमको विनय ने बताया है एक्सपाथ, सबको बता दिया कि सबको आइडिया है। एक सिंपल सा सिंटैक्स से मान लो इस पे काम करना हो, अभी आशीष कल तो डिटेल में बताएंगे ही। कंट्रोल F करो, यहाँ पे लिखो क्या, / टैग नेम स्क्वायर ब्रैकेट में @ एट्रीब्यूट का नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू। भले मान लो इसके पास नेम नहीं है, कोई बात नहीं, क्या यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन जो ये लिख रहा है उसे क्या बोलते हैं, एक्सपाथ, ऐसे लिखते हैं ना। है ना यही। लेकिन अब जो है यहां देखना ध्यान से, अब क्या लिखना होगा तुम्हें, अब लिखना पड़ेगा फिर से वही बाई डॉट, अब लेकिन हाँ यहाँ बाई डॉट नेम नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे, बाई डॉट एक्सपाथ, जो ऑब्जेक्ट जो वहां से एक्सपाथ बनाया है वही कॉपी करके क्या कर दोगे, पेस्ट। ये मेथड भी बाई डॉट एक्स, कोई भी मेथड हो सब रिटर्न करते हैं किसका, बाई का ऑब्जेक्ट। कोलन के बाद देख, तो बाई का ऑब्जेक्ट दे रहे हैं तो बाई एक वेरिएबल ए में रख लें, और फिर लिखेंगे क्या, ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाई डॉट सॉरी ए, और मिला क्या हमें, वेब एलिमेंट, और फिर इसका नाम क्या है, मान लो कैलेंडर, कुछ भी नाम रख सकते हैं, बटन, और अब कैलेंडर बटन डॉट, भाई वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है ना, ये मेथड आएगा, कॉल करें क्या। इतना सबको आइडिया है। एक्सपाथ के बारे में अब कल ही बताएंगे फिर से डिटेल में, लेकिन देखो अभी चलाओगे, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन पे क्या किया, क्लिक किया, अंदर गया, खोल दिया ना कैलेंडर, खुल गया। तो जो काम हाथ से कर सकते थे वो सारा कोड अब कर रहा है। तरीका समझ गए कि सारा खेल HTML का है, उसी HTML का ही तुम्हें देना है, नेम बताया है, और एक्सपाथ का आइडिया है। कल चलो नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सब लोग